सरकारला दिसत नाही का आमचा आम्ही काही भीक नाही मागा, आमचा हक्काची लढाई मागून आलो ना. आम्हाला फक्त सरकारी कर्मचारी घोषित करा, बाकी काहीच मागत नाही ना. कोरोना काळात ड्युटी केली तर सरकार म्हणे आम्ही तुम्हाला सगळ्यांना 300 रुपये देऊ. 300 का, आम्हाला 3 रुपये भेटले नाही. 7 ते 8 हजार पोचतो आणि त्यामधलंही जे आमची कटोती आहे ती कटून फक्त 3.5-4 हजार हातामध्ये येत असताना आम्ही आमच्या लेकराला उच्च शिक्षण सुद्धा देऊ शकत नाही. हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था. ये अपने ही अभी तक हमको दबाते रहे. आज हमने हर यूनियन, हर संगठन को अलग करके हम सिर्फ कर्मचारी एक जगह पे हुए और ये आंदोलन खड़े करा, इसलिए कि वो जो आत्महत्या करा वो हमारा भाई है. उसके अंदर हमें कोई राजनीति नहीं चाहिए. नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपको उस दर्द से रूबरू कराने आया हूं जो दर्द की एक झलक हमने इससे पहले एक एपिसोड में आपको दिखाई थी. अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो नीचे लिंक दी गई है, उस लिंक पर जाकर आप वो वीडियो ज़रूर देखें ताकि आज जो दर्द हम आपसे बांटने वाले हैं, साझा करने वाले हैं, उस दर्द को आप समझ सकें, महसूस कर सकें. पिछले कुछ दिनों से एसटी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है. हर मीडिया में, हर न्यूज़पेपर में यही खबर आ रही है कि ये कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है और नागरिकों को परेशानी हो रही है. सही बात है, परेशानी हो रही है, लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है. तो ये होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने हड़ताल की है क्या? किसी को तकलीफ देना इनका मकसद है या फिर अपनी तकलीफ को कम करने के लिए उनका किया गया एक छोटा सा प्रयास है ताकि उनकी मुश्किलें जो सालों से वो झेलते आए, वो दर्द जो सालों से वो बर्दाश्त करते आए, वो कभी ना कभी खत्म होगा. इस उम्मीद के साथ कि अब वक्त आ गया कि उसे खत्म किया जाए और इसलिए पहली बार बिना किसी यूनियन को साथ लिए इन्होंने ये हड़ताल की है. क्योंकि ये यूनियंस, ये संगठनाएं, ये जो भी इनके संबंधित है, ये कई सालों से सिर्फ इनका शोषण करती आई है, इनका इस्तेमाल करते आई है. इनके लिए इन्होंने ना तो आज तक के कुछ किया है, ना ही कभी करेंगी. माफ कीजिए इस तरह बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि मुझे बाद में इसके लिए धमकी भी मिले, चलेगा. लेकिन जो सच्चाई है मैं उसे कहने से नहीं चूकूंगा. क्योंकि अगर इनके लिए कुछ किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती थी कि इन्हें इन त्योहारों के समय हड़ताल पर बैठना पड़ता था. इनके परिवार के बारे में कोई जानता नहीं है, कोई उनका दर्द समझता नहीं, क्योंकि ये दर्द बाकियों की तरह मीडिया में नहीं आता है और यहाँ पर जो राजनीति करते हैं उन्हें किसी तरह की राजनीति करने का मौका नहीं मिलता, उसे चमकाने का मौका नहीं मिलता. आज एक किसान आत्महत्या करता है तो खबर बन जाती है. राजनीति पार्टी वाले उसे मुआवजा दिलाने के लिए, उसका श्रेय लेने के लिए एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं. देर सवेर उसका मुआवजा उसे मिल जाता है, लेकिन उसकी परेशानी सबके सामने आती है क्योंकि फसल सही ढंग से हुई नहीं है, कर्ज से दबा हुआ था. ये चीज़ें हमें पता चल जाती है और हमारी हमदर्दी उस किसान के प्रति बन जाती है, जो होनी भी चाहिए. लेकिन जब एक बस का कर्मचारी आत्महत्या करता है तो वो खबर छपती है लेकिन छिप जाती है, क्योंकि उसमें किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं होता. जी हाँ, कोई राजनीति नहीं होगी, सबको लगता है कि भाई कुछ प्रॉब्लम होगा. आज जिस तरह किसान कर्ज में डूबा है, उसी तरह राज्य परिवहन निगम का लगभग हर कर्मचारी कर्ज के बोझ से दबा हुआ है. अगर उसका सर्वे किया जाए तो पता चलेगा कि कितनों का कर्जा है. और जिस तरह का इस महामंडल का इन कर्मचारियों के प्रति लगाव, जो ज़्यादा लगाव है कि सिर्फ तुम काम करो, हमारे लिए कमा कर लाइए और हमसे कुछ मत मांगिए, बस यही चल रहा है. सालों से ये जुल्म सितम सहते आए हैं और अब वक्त आ गया कि ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, जिसके लिए इन्होंने ये कदम उठाया है जो हमारे हिसाब से नाजायज़ नहीं है, जायज़ कदम है और इन्हें ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था. आज कई लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की जा रही है.
मंगलवार को 376 लोगों को निलंबित किया गया, ये मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बुधवार को अकोला के 20 कर्मचारियों को निलंबित किया गया। इसके अलावा 63 डेपो के 542 कर्मचारियों को भी निलंबित किया गया और ये कार्रवाई लगातार जारी है। ये एक तरह का दबाव तंत्र है। इसके तहत ये बताया जा रहा है, हुकुमशाही चलाई जा रही है और हिटलरशाही चलाई जा रही है कि बस हम जो कहेंगे वो करो। अगर आप आवाज़ उठाओगे तो आप पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है आपको नौकरी पर से निकाल भी दिया जाए। कहते हैं संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आज़ादी हमें हमारा संविधान देता है, लेकिन यहाँ तो नज़र नहीं आती है। यहाँ पर अगर कुछ बोलेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, उससे नौकरी पर खतरा आ सकता है। यही वजह है, यही वो दबाव है, यही वो मजबूरी है कि जिसकी वजह से आज तक ये कर्मचारी झुकते आए हैं, कुछ आवाज़ नहीं उठाते, डरते हैं, खौफ है, इस कदर खौफ है कि अपने ऊपर निलंबन की कार्रवाई हो जाएगी। अगर अपन निलंबित हो गए तो फिर अपने परिवार का क्या होगा, अपनी जिम्मेदारियों का क्या होगा, जो कर्ज लिया है उसकी किस्तें किस तरह चुकाई जाएगी, जो वेतन मिलता है उसे काट छाट कर बड़ी मुश्किल से घर में 3-4 हज़ार रुपये आते हैं। 3-4 हज़ार में क्या होगा आज के ज़माने में? जिस वक्त पेट्रोल के दाम कम थे उस वक्त भी यही वेतन था। आज महंगाई किस स्तर को छू रही है, फिर भी वेतन वही है। दिवाली का बोनस दिया जाएगा सिर्फ कागजों पर, यह भत्ता मिलेगा वो भत्ता मिलेगा कागजों पर। जब कोरोना काल में सब लोग शांत थे उस वक्त कुछ बस सेवाएं शुरू की गई, उस वक्त अपनी जान को मुट्ठी में बांधकर, सर पर कफन बांधकर यही बस कर्मचारी आपको एक से दूसरी मंजिल तक पहुंचा रहे थे। आप सोच रहे हैं मैं आपको क्यों बता रहा हूं और आपको क्यों देखना चाहिए ये एपिसोड, क्या ज़रूरत है आपको, आप थोड़ी एसटी कर्मचारी हो। नहीं, आप बस में सफ़र करते हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जिस बस में आप सफ़र कर रहे हैं उसका ड्राइवर कंडक्टर किस मानसिकता के साथ जी रहा है। कल को अगर कुछ हादसा होता है तो सीधा कह देते हैं ड्राइवर की गलती से हुआ, लेकिन उस ड्राइवर की मानसिकता किस तरह थी, उसने क्या क्या दर्द सहे हैं, ये कोई जानने की कोशिश तक नहीं करता है। जब उनसे कोई गलती होती है तो उन्हें हज़ारों रुपयों का जुर्माना होता है प्रशासन के हिसाब से, महाराष्ट्र सरकार के नियमों के अनुसार। लेकिन जब कोई सुविधा देने की बात आती है तो फिर कहा जाता है कि ये तो प्राइवेट महामंडल है, इसमें कोई खास सुविधा मिलेंगी नहीं है। इसी वजह से इन्होंने इसे शासन में विलीनीकरण करने का प्रस्ताव भेजा है, मांग की है। और ये अगर मांग पूरी होती है तो आप सोचेंगे इनका फ़ायदा हो रहा, हमारा क्या है? आपका भी फायदा, क्योंकि आज हर कोई इंसान मतलबी है, वो अपना स्वार्थ देखता है। तो मैं आपको बता दूं दर्शकों कि आपका स्वार्थ ये है और आपका जो स्वार्थ पूरा होगा वो ये है कि आपको पहले से बेहतर बस सेवाएं मिलेंगी, जिसमें आपको किराया भी कम होगा। जो बसें रास्तों में बंद हो जाती उस तरह की असुविधा भी आपको नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको इनका साथ देना होगा। आज कई संगठन हैं जिन्होंने इसका साथ दिया है और इनसे जुड़ते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इनके दर्द को महसूस किया है। आप भी महसूस कीजिए। आइए कुछ दर्द के क्षण इनसे हम बांटने का प्रयास करते हैं। कुछ बाइट्स हैं जिन्होंने डरते डरते ही सही लेकिन हमारे सामने बोलने का प्रयास किया है। आइए पहले वो जान लेते हैं। एसटीचं विलीनीकरण व्हावं केवळ या एका मागणीसाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। पण हा संप, हा उद्रेक हा काही एका दिवसाचा नाही। जवळपास 16 ते 20 वर्ष झाले। जेव्हा पेट्रोल 35 रुपये लिटर होतं तेव्हाही आमचे पगार एवढेच होते आणि आता 115 रुपये लिटर पेट्रोल झालं तेव्हासुद्धा आमचे पगार एवढेच आहे। असे कित्येक कर्मचारी रिटायरमेंटला आलेले आहेत, अजून त्यांच्या स्वतःचं घर नाही। पगार कटौती होऊन कोणाच्या हातात 7,000, कोणाच्या हातात 5,000, कोणाच्या हातात 10,000 एवढा येतो। सिलेंडर 1,000 रुपयाचं झालं पण आमचे पगार तेवढेच आहेत। लोक म्हणतात की आम्ही प्रवाशांची गैरसोय करत आहोत। मला माफ करा, प्रवाशांची मी माफी मागतो, पण आम्ही प्रवाशांची गैरसोय केलेली नाही। भाऊबीजेपर्यंत आम्ही शांत होतो। भावाला बहिणीकडे जाऊ दिलं, बहिणीला भावाकडे जाऊ दिलं आणि भाऊबीजेच्या दुसऱ्या दिवसपासून आम्ही संपात उतरलो, कारण आम्हालाही बहीण आहे, आम्ही कोणाचे भाऊ लागतो। मला सांगा साहेब, प्रवासी म्हणतात की आमचे हाल होत आहेत। आज आम्ही प्रशासनाला रितसर नोटीस दिली, ती दिवाळीच्या आधी जर ते या नोटीसवर आमच्याकडून आम्हाला बोलावलं असतं किंवा निर्णय घेतला असता तर आम्ही संपात उतरलोच नसतो। आज त्यांनी वेळेत जर हा संप मिटवण्याचे प्रयत्न केले असते तर हा संप झालाच नसता। प्रवाशांचे हाल, आम्ही ते तर मायबाप, प्रवासी आमचे मायबाप, त्यांच्या
ते आहेत म्हणून आमचे लेकरबाळ इथं जीवन जगत आहे. आम्ही त्यांचे हाल कधीच करू शकत नाही. प्रवाशांचे जर हाल कोणी केलेले असतील तर ते शासनाने केलेले आहेत. साहेब, आमच्या घरी दिवाळी साजरी झाली नाही, कारण महाराष्ट्र शासनानं जेव्हा आम्ही 2 दिवसाचं उपोषण केलं तेव्हा लेखी स्वरूपात दिलं होतं की तुम्हाला 2,500 सानुग्रह अनुदान, 1 तारखेला तुमचा पगार आणि आमच्या हक्काचा फेस्टिवल ॲडव्हान्स 10,000 रुपये भेटेल. 2,500 फेस्टिवल ॲडव्हान्स दिला, कटौती करून पगार दिला, 7-8 हजार रुपये पगार आला. तो दोन्ही मिळून तो देणं घेणं केलं, किराणा भरला. मुलं कपडे घ्यायचे राहिले होते, मुलांना सांगितलं की आपल्याला फेस्टिवल भेटून राहिलं, शासनानं कबूल केलं, आपल्याला 10,000 रुपये मिळणारच बेटा. आजची तारीखसुद्धा आज 10 तारीख आहे, दिवाळी संपली तरी आम्हाला अजून फेस्टिवल भेटला नाही. लेखी देऊन सुद्धा प्रवासी आमचे मायबापात, त्यांना आम्ही कधीच हाल करू शकत नाही. त्याच्या मात्र आमचं घरदार चालते. जर कोणा तुम्हाला त्रास होत असेल तर प्रशासनाचा. मेरा नाम संगीता परस पगार है। मेरे पति 5 बजे ड्यूटी पे गए तो कभी 3 बजे कभी 2:30 बजे आते, पर उनके कोई प्रॉब्लम हमको बताते नहीं। पर हम समझ सकते हैं, मेरा बच्चा 12 में उसकी फी भरता है पर पैसे नहीं। पर वो बच्चे बोलते पापा तुम टेंशन मत लो, अपने इतने लोग मरे तो हम तुम्हारे साथ है, टेंशन नहीं लेने का। बोले पापा हम साथ में, तुम कभी गलत कदम मत उठाना। उनके भी मन में आता है कि अगर हमारे इतने कर्मचारी मरे तो हमने क्या करना, कल हमारा क्या होगा। यहाँ कंडक्टर मैकेनिकल ये सब हमारे भाई बहन है, हम उनका दुख सरकार को दिखता नहीं क्या। मेरा इतना ही कहना है कि सिर्फ ये 2 ही आदमियों के साथ गद्दारी होती है, किसान और एक एसटी वालों के साथ। जब एसटी वाले किसानों का माल आता है तो उसका भाव गिराया जाता है, एसटी वाले जरा से कुछ अच्छा सपना देखे तो उनको भी गिराया जाता है। उन्हें दिखता नहीं। अगर सरकार को इतना है तो हर एक एसटी वाले के 1-1 महीना रह के देखे, उनकी बीवी बच्चों की तकलीफ देखे कि क्या होता है। बारिश में हमारे घर के आदमी काम करते, कोई उनको सही सुविधा मिलती नहीं, पानी में कीचड़ में ठंडी में इतना करते। बीमार तो बोलते बड़े डॉक्टर के पास जाओ, शादी बीमार डॉक्टर बोलता 5,000 लगेगा। हमको 10,000 पगार मिले तो 5,000 उसको दो, तो हमने खाना क्या, हमको हक नहीं क्या जीने का। अगर नहीं ऐसा सरकार करता हम सब भाई बहन एक ही दिन में मार डालो हमारे एसटी वालों को। आज सरकार के बच्चे जाके फॉरेन में सीख सकते, हमारा अकोला का बच्चा साधा मुंबई में जाके नहीं पढ़ाई कर सकता। क्यों ऐसी दुजी भावना हो रही है। आणि मुलांचे आज इच्छा मरत आहेत फक्त आमच्यामुळे। आज त्यांना काही मागावं लागलं तर म्हणतात मम्मीला पगार कमी आहे। जर आमच्यावर एखादी जबाबदारी असेल किंवा घरची किंवा दारची, आम्हाला वाटते ना सेवा देऊन आम्ही पूर्ण करू शकतो, पण आमच्या मागं काही ना काही जबाबदार असल्यावर तुम्ही जर पूर्ण आमच्या करू शकत नाही तर आम्ही आमच्या मुलाच्या गरजा कशा काय पूर्ण करायच्या। मध्ये वाहक या पदावर कार्यरत आहे। आमचा संप हा आमचे महाराष्ट्र राज्यात शासनात विलिनीकरण करावे एसटीचे, त्यामुळे प्रवाशांना सुद्धा खूप फायदा होणार आहे। तिकिटाचे दर आहेत ते खूप कमी होणार आहेत, त्यांना चांगल्या बसची सेवा मिळणार आहे। मैं अपने बच्चों से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, शायद उनके बच्चों ने भी उनकी आंखों में आंखें डाल के देखा होगा। मुझे साइकिल चाहिए तो साइकिल नहीं ले सकते। आज उनके माँ बाप ने उनके आंखों में आंखें डाल, वो मिला नहीं पाए होंगे आंखें, इसलिए उन्होंने अपने गले में फंदा अटका दिया। वजह यही है, आत्महत्या की वजह यही है कि हमारा जो हम आज शासन में है, नौकरी में है, लेकिन हम नौकरी जैसी ज़िंदगी नहीं जी सकते। हम बच्चों को कुछ सुविधा, एक जायज़ मांग उनकी, हमारी जायज़ मांग तुम नहीं ये बोल रहे, आज हमारी बच्चों की जायज़ मांग हम पूरी नहीं कर सके। आत्महत्या की यही वजह है, यही वजह है कि हम कमा तो लाखों करोड़ों से रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से सिर्फ टोटा और टोटा बढ़ते जा रहा है। अगर विलीनीकरण हो जाए तो हमारा भी मांग पूरी हो जाएंगी, प्रवासियों को भी अच्छी उच्च सेवा मिलेंगी। ये जो प्रवासियों के हाल हो रहे ये इसी वजह से हो रहे। हमारी मेहनत की कमाई को कोई और उड़ा लेके जा रहा है, ना हम तक पहुंच रहा है ना प्रवासी तक पहुंच रहा है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको सिर्फ और सिर्फ राज्य शासन में विलीनीकरण चाहिए। पहले तो मैं आपका आभारी हूं कि आप यहाँ तक हमारे संप में आपका जो सहभाग हुआ है, तो हमारी ये जो बातमी है, जो सम का जो हमने जो ये सम किया है, इसकी बातमी आप सरकार तक पहुंचाए। और सम जो है तो ये पगार बढ़ाने के इसमें हेतु में है कि हमारा विलीनीकरण इसमें होना चाहिए राज्य सरकार में, क्योंकि पगारें इतनी कम है कि वैताग के मारे हम लोगों ने ये कदम उठाया है। जब सर से पानी ऊंचा होता है जब भी आदमी कोई भी हाथ को मारता है, इसलिए हमने ये कदम उठाया है। और जब तक कि सरकार विलीनीकरण हमारा नहीं करेंगे, जब तक हम सम पीछे नहीं लेंगे। 7 ते 8 हजार पोचतो आणि त्यामधलंही जे आमची कटौती आहे ती कटून फक्त 3,500-4,000 हातामध्ये येत असताना आम्ही आमच्या
लेकराला उच्च शिक्षण सुद्धा देऊ शकत नाही. इरफान शेख अकोला आगार क्रमांक 2 से बात कर रहा हूँ. हमारा यहाँ पे 3 दिन से सम चालू है. अभी तक कोई भी गुड न्यूज़ हमको मिली नहीं. ऐसी अपेक्षा है मंत्री महोदय से कि हमको कुछ गुड न्यूज़ मिलना चाहिए और हमारा शासन में विलीनीकरण होना चाहिए. कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा, एसटीचे शासनात विलीनीकरण. इसके बाद दर्शकों, जो मीडिया में खबर उछाली जा रही है कि लघु व्यवसायियों का व्यवसाय खत्म हो गया है, ऑटो वालों को यात्री नहीं मिल रहे हैं क्योंकि बस सेवाएं बंद हो गई है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका दूसरा पहलू भी देखा जाए. तो जब हम कुछ ऑटो वालों से मिले, उनसे जब बात की, तो पहले उन्होंने वही बात कही जो मीडिया कह रहा है, लेकिन जब हमने उनको इनके दर्द से रूबरू कराया, तब उन्होंने जो कहा वो आपके सामने, आइए सुन लीजिए. संप है, इसके वजह से हमें सबकी ऑटो वालों को तकलीफ हो रही है. हमारी कमाई रुक गई है, लेकिन उनका संप ये जायज है. उनके पीछे भी बाल बच्चे हैं, उनका भी देखना पड़ेगा. कई सालों से उनको एक ही पगार मिला, ना भत्ता मिला, ना कुछ मिला. उनकी भी मांगे हुए जायज है, उनकी पूरी होने को ना, उनको निकालने को नहीं होना सर्व्हिस से. संप चालू आहे एस टी महामंडळांचा, तो वाजवी चालू आहे. त्यांना पगार वाढ झालीच पाहिजे आणि त्यांचे जे वैयक्तिक त्याचे जे ड्युटी चालू आहेत त्या ड्युट्या पूर्ण भेटत नाही, पगार पूर्ण वेळेवर होत नाही आणि त्यांना बोनस पण नाही. आणि नियमानुसार, गव्हर्नमेंटच्या नियमानुसार त्यांच्याकडून जे ॲक्सिडेंट होतो त्या नियमानुसार त्यांना ते त्यांच्यात बसवतात. आणि जेव्हा ते ॲक्सिडेंटचे पैसे देता येतात तेव्हा ते नियमात बसवत नाही म्हणतात. म्हणजे त्यांच्या ज्या समस्या आहेत त्या समस्या जे त्यांच्या हे झाल्या पाहिजे, मान्य झाल्या पाहिजे आणि त्यांनी गव्हर्नमेंटमध्ये समावित केलं पाहिजे. एस टी महामंडळाचा जो संप सुरू आहे त्यांचा संप शासनात मान्य करावा याकरता आहे आणि त्यांच्या मागण्या ह्या वैध आहेत. त्यांच्या मागण्या पूर्ण कराव्या, कारण त्यांना आर्थिक स्थितीचा सामना करावा लागत आहे आणि त्यांच्यामुळे नागरिकांनाही खूप त्रास होत आहे. त्यामुळे त्यांना पूर्ण सवलती द्यावं आणि त्यांच्या मागण्या मान्य करावं ही नागरिकांची पण म्हणणं आहे. आणि ते जे संप करत आहे तो संप एकदम बरोबर आहे, कारण आजकालची जी दुनिया जी झालेली आहे पैशाच्या भरोश्यावरच चालू राहिली. सर्वांच्या पगारा वाढलेल्या आहेत, यांच्या पगारा जशा पाहिजे त्या तऱ्हेनं वाढलेल्या नाही आहे. हमसे ये भी कहा गया कि यात्रियों को परेशानी हो रही है. मध्य प्रदेश के सोनी साहब है, उन्होंने क्या कहा है, आइए वो भी सुन लीजिए. यहाँ पर जो बस बंद होने के कारण जो भी तकलीफ हो रही है, आम जनता बहुत परेशान हो रही है. तो जो भी इनकी मांगे हैं ये गवर्नमेंट ने इनको पूरी करना चाहिए, क्योंकि ये बेचारे बहुत परेशान हो गए. और पूरे लॉकडाउन के अंदर इनको किसी प्रकार का कोई तनख्वाह भी नहीं दी गई और बसें भी सब बंद रही. बहुत परेशान रहे ये लोग. कई लोगों को कर्जा भी करना पड़ा है, कई कर्जे में डूबे भी आज भी है और आज भी ये मांग लेके बैठे हैं, पर सरकार इसके ऊपर कोई निर्भर नहीं कर रही है. तो मैं यही चाहता हूँ सरकार से कि इन लोगों की मांगे पूरी की जाए और पब्लिक को भी शांति मिलेगी. मी विजय ताकवाले, रोज एस टी महामंडळाने प्रवास करणारा आणि मी प्रवासी आणि एक विकलांग प्रवासी आहे. मी रोज वाशिम अकोला प्रवास करतो. एस टीच्या खूप मोठ्या समस्या आहे. या एस टीमध्ये पूर्ण सुविधा नाही, एस टी घाण वगैरे हे प्रशासन एस टीकडे लक्ष देत नाही. आणि एस टीच्या ड्रायव्हरला काच फुटला काही पण झालं तर त्यांच्याकडून पैसे घेतात. त्यांना आर्थिक संकटामध्ये दिवाळीमध्ये पगार देत नाही, करोनामध्ये त्यांना पगार दिलेला नाही आहे आणि त्यांना कोणत्याच सुविधा नाही आहे. त्यांना रेस्ट हाऊसमध्ये झोपण्याची सुविधा नाही आहे, गाडीवर झोपतात, उघड्यावर झोपतात, शिड्या भाकरी खातात. ह्या अशा सर्व समस्या आहे साहेब. पण ह्या समस्याचा सगळा मंत्री साहेबांनी, उद्धव साहेबांनी, सगळ्यांनी, सगळ्या पक्षांनी यांचं एक वेळा विलीनीकरण करून घेतलं ते यांच्या सगळ्या समस्यामधून दूर होतील आणि त्यांचं कुटुंब आणि त्यांचे मुलं बाळं चांगल्या शाळेत शिकू शकतील, चांगल्या शाळेमध्ये राहू शकतील, कुठं काहीतरी वर प्रगती करू शकतील. आणि कर्जाच्या माथं ते डुबलेले आहे आणि एस टी महामंडळाची जी बँक आहे ही सगळ्यात मोठी टक्केवारी ऑल इंडियामध्ये असे टक्केवारी कोणी त्याच बँकेचे पैसे मिळत नाही, एवढं व्याजासहित पैसे वसूल करतात. आणि करोनाच्या काळामध्ये सगळ्यांनी व्याज माफ केलं, पण एस टी महामंडळाच्या बँकेने यांचं व्याज कोणतंच माफ केलेलं नाही आहे. बस स्टैंड के आसपास कुछ लघु व्यवसायी अपना व्यवसाय चलाते हैं
उनके भी बारे में ये कहा गया था कि उनका बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत परेशान है। तो हमने सोचा चलो भाई उनसे भी बात कर लेते हैं। तो जब उनसे बात की तो वो भी इनके समर्थन में नजर आए। देख लीजिए। हा जो एसटीचा शब्द चालू आहे हा यांच्या फायद्यासाठी आहे आणि यांच्या चांगल्या कामासाठी आहे। एवढे वर्ष हे जीवाला हे लावून लोकांचं संरक्षण करून योग्य ठिकाणी पोहोचवतात, रात्रंदिवस कामं करतात, पाणी पाऊस वारा सर्व काही सहन करतात। यांचा तर हक्क आहे की त्यांना राज्य शासनाने यांनी सामील करून घ्यायला पाहिजे। आज अनेक वर्षापासून आपण पाहतो एसटी लहान मुलांना शाळकरी मुलांना सवलत देते, त्यामुळे बऱ्याच जणांना याचा सपोर्ट भेटते। तेव्हा आपण सगळ्यांनी मिळून यांना सहकार्य करा हीच माझी विनंती। आज बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। अरे ये नुकसान हो रहा है, अगर उसे ये करते नहीं तो आपको इनकी ताकत का पता कैसे चलता है। सोचिए 8-10 दिन में करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया, करोड़ों रुपयों का। और यही करोड़ों रुपयों में से कुछ रुपया इन गरीबों को, इन कर्मचारियों को, अपने कर्मचारी जो एसटी महामंडल के खुद के हैं, जिनके भरोसे ये सब चलता है, जिनके भरोसे ये एसी के ऑफिस में बैठे रहते हैं और ये दिन रात धूप में तपते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं, ठंड में ठिठुराते रहते हैं, उनके लिए ये कुछ नहीं करते। अगर आज सरकार जो सोचती है कि आम इंसान के साथ है, बताती है, इस तरह का ढिंडोरा पीटती है, और आज अगर ये साथ में होती तो ये नौबत ही नहीं आती। आज सिर्फ बंदूक इनके कंधे पर नजर आ रही है, लेकिन बंदूक चलाने वाला कोई और है। अगर ये जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, बता रहे हैं ना, अगर इन करोड़ों रुपए में से सही ढंग से नियोजन कर इन्हें इन्हीं का रुपया बांटा जाता तो ये हड़ताल ही क्यों करते। आज ये अगर शासन में इसका विलीनीकरण होता है तो जो बाकी के लोगों की रोजी रोटी, यानी कि जो अपनी खिचड़ी इस पर पका रहे हैं, वो बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार लगभग खत्म हो जाएगा। वो ये नहीं करना चाहते क्योंकि इनकी राजनीति करने का मौका इन्हें मिलेगा नहीं है। क्योंकि जब अगर इसमें सरकार के अंदर इसका विलीनीकरण हो जाएगा तो बाकी के क्या करेंगे, किस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे, किस तरह से इन लोगों का इस्तेमाल करेंगे। आज सिर्फ इनका इस तरह का शोषण नहीं होता है, इनका शोषण, हमारे कई व्यूअर्स ने हमें लिखा है कि इनका शोषण होता है मानसिक, आर्थिक, हर रूप से इन्हें शोषित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है। इनका दर्द समझने वाला कोई है ही नहीं। आइए कुछ लोगों से हमने बातचीत की और उनसे भी उनकी राय जानने की कोशिश की, आपको वो सुनाते हैं। ऐन सणासुदीच्या काळामध्ये हे आंदोलन पुकारण्याची आमची अजिबातही इच्छा नाही, कारण प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये आमचं ब्रीदवाक्य आहे। प्रवाशांच्या सेवेसाठी प्रवाशांची सेवा करणं आमचं महत्त्वाचं काम आहे, परंतु प्रवाशाची सेवा करत असताना आम्हाला मात्र कुठल्याही प्रकारचा योग्य मोबदला मिळत नाही। आमचं साधा मुलाबाळांचं आम्ही शिक्षण करू शकत नाही, आम्हाला मान सन्मान समाजामध्ये कुठल्याच प्रकारचं मिळत नाही, किंवा आम्ही आमच्या आईवडिलांचा दवाखाना करू शकत नाही, राहायला घराची व्यवस्था करू शकत नाही, कारण सरकारने फक्त आमच्याजवळून काम आणि कामच घेतलेलं आहे, त्याचा योग्य मोबदला आम्हाला आजपर्यंतही दिलेला नाही। म्हणून आमची शासन दरबारी आम्हाला शासनात विलीन करून घ्यावं आणि शासनाच्या कर्मचाऱ्यांना जो त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळते त्याच प्रमाणात आम्हाला मोबदला द्यावा, एवढीच आमची रास्त मागणी आहे। आज शासनाचे जर तुम्ही चालक बघितले एखाद्या फोर व्हीलरवरला चालक बघितला, तहसीलदारांचा चालक घेतला, कलेक्टर साहेबांचा चालक घेतला, तर त्या कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्त झाल्यावर 40-40, 35-35 हजार रुपये पेन्शन आहे, परंतु आमचा कर्मचारी, आमचा चालक 8 तास काम करूनही त्याला मात्र 10 ते 11 हजारावर, 12 हजारावर काम करावं लागते। आमचे काही नातेवाईक आम्हाला विचारतात, अरे मी तर सेवानिवृत्त चालक म्हणूनच झालो, मला तर 40 हजार रुपये पेन्शन आहे आणि तू ऑन ड्युटी 8 तास काम करून तुला 12 हजार 11 हजारच काम आहे, असं तुम्ही तुमच्या शासनाला काही विचारत नाही का। म्हणून आपल्या माध्यमातून मला शासनाला विनंती करायची आहे की 8 तास तर आम्ही काम प्रामाणिकपणे करतच आहोत, प्रवाशांना सेवा आम्ही देतच आहोत, परंतु शासनानेही आमचा काही विचार करावा। की आपण अनेक कार्यक्रम केलेले आहेत, माझं आणखी एक आव्हान आहे, आपण आणखी एक कार्यक्रम करा की एस टी कर्मचाऱ्यांमध्ये जे काही कर्मचारी आहेत एस टी महामंडळामध्ये, त्यामध्ये किती लोक कर्जबाजारी आहेत। जर तुम्ही याचा जर का अभ्यास केला, एक कार्यक्रम जर तुम्ही चालवला, तर तुमच्या लक्षात येईल सर की 100च्या 100% कर्मचारी हे कर्जबाजारी आहेत। कोणाची इच्छा आहे का कर्ज घेण्याची? कोणाला असं वाटतं का की विनाकारण आपण कर्जबाजारी झालो पाहिजे आणि बँकेला
व्याज भरलं पाहिजे. कोणाची तरी इच्छा आहे का? जगात असा एकही माणूस सापडणार नाही की ज्याची इच्छा आहे की त्यानं लोन घ्यावं आणि विनाकारण व्याज कोणाला भरावं. पण आमचे कर्मचारी 100% हे कर्जबाजारी आहेत. आणि कशामुळे हे कर्जबाजारी आहेत? तर जे काही प्रशासनाचं धोरण आहे आमच्या वेतनाच्या बाबतीत, भत्त्याच्या बाबतीत, त्या धोरणापायी हे सर्व आहे. गेल्या 30-35 वर्षापासून आमच्यावर जो काही अन्याय अत्याचार चालू आहे, जे सरकार फक्त आम्हाला आश्वासन देते की अमुक वर्षी आम्ही तुम्हाला अमुक देणार आहोत, हे सरकार बदलल्यानंतर हे येणार आहे, घोषणा करतात, आश्वासन देतात, आशेवर देतात. आतापर्यंत या 4-5 वर्षाच्या कालावधी आम्ही 3 वेळा संप पुकारलेला आहे, पण तिन्ही वेळा सरकारनं आम्हाला आमच्या तोंडाला पाणी पुसले आहेत. कर्मचाऱ्यांचं वेतन संपूर्ण देशामध्ये सगळ्यात कमी आहे. इतर कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत निम्म्यापेक्षा कमी वेतन एस टी कर्मचाऱ्यांना दिले जाते. एस टी कर्मचाऱ्यांचं राज्य शासनात विलीनीकरण करण्यासाठी दिनांक 4 नोव्हेंबर 2021 पासून संपूर्ण राज्यभर 250 आगार, 31 विभागीय कार्यालय, 31 कार्यशाळा, 3 सेंट्रल वर्कशॉप आणि 1 मध्यवर्ती कार्यालय या ठिकाणी सर्व कर्मचाऱ्यांनी 100% स्वयंस्फूर्तपणे संपात सहभाग घेतलेला आहे. मागील 3 महिन्यात एकूण 37 एस टी कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक विवंचनेपायी आत्महत्या केलेल्या आहे. जोपर्यंत एस टीचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत एस टी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारत नाही आणि तोपर्यंत आत्महत्येचं प्रमाणसुद्धा कमी होत नाही. इनकी इतनी समस्या नहीं है. बच्चों की पढ़ाई कैसे हो? जब सुबह में कर्मचारी काम पर जाता है और परेशानी में जाता है, ये घर वालों को पता होता है. उनके मासूम बच्चे जो समझदार हो चुके हैं धीरे धीरे, वो समझ लेते हैं कि अपना पिता मानसिक परेशानी में है. और जब किसी तरह का कोई कर्मचारी निराश होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है, तब पूरा परिवार खौफ में हो जाता है. एक डर सताने लगता है, कहीं मेरे पति भी ऐसा ना कर ले, कहीं मेरे पिता ऐसा ना कर ले, इस तरह का कदम ना उठा ले. क्यों नहीं सरकार इनका दर्द समझती है? क्यों नहीं इनके आंसू पोंछती है? क्यों नहीं इन्हें आश्वासित करती है? क्यों नहीं इन्हें भरोसा दिलाती है कि इनका परिवार सुरक्षित है और ये अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, इनके बच्चे भी पढ़ लिख कर एक बड़ा मुकाम हासिल करेंगे? ये मौका इन्हें क्यों नहीं देती है? क्यों सदियों से सिर्फ इन्हें गुलामी की बेड़ियां पहनाकर जकड़ा गया है, एक पिंजरा बनाया गया जिसके बाहर इन्हें निकलने ही नहीं दिया जाता है? कोई निकलने की कोशिश करता है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, निलंबित किया जाता है, या कहीं ऐसी जगह उसका ट्रांसफ़र किया जाता है जहां पर वो नहीं जाना चाहता. अगर आप सोचिए कि इसका जो पहला का एपिसोड है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप वो एपिसोड ज़रूर देखिए, ताकि ये दर्द सीधे आप तक पहुँच सके. ये दर्द बहुत बड़ा है दर्शकों, इसे 1-2 एपिसोड में हम नहीं दिखा सकते हैं. हमने कोशिश की है, हर लोगों से, बड़े आला अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, बात की है, लेकिन ऑन कैमरा के सामने तो छोड़िए, वो बगैर कैमरे के भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है. हमें PRO का नंबर दिया गया, बोला कि इनसे बात कीजिए. जब उनसे बात की तो बोले ना 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 ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगा. कमाल है साहब, जब इनकी हक की बात करें तो ये गलत है, और चुपचाप भेड़ बकरियों की तरह आपके लिए काम करते रहें तो ये बहुत अच्छे हैं. इंसान है साहब, इंसान की तरह बर्ताव कीजिए. एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं जिसमें एक बच्ची एक बड़े नेता से क्या कह रही है और वो नेता कौन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं. आइए वो वीडियो भी देख लीजिए. मी एका ड्रायव्हरची मुलगी आहे, एसटी महामंडळ. तर एवढाच प्रश्न आहे की एसटी महामंडळ हे राज्य शासनात विलीन का करत नाही? सर्व इथले जे स्टुडंट्स आहेत काही खेड्यागावावरून येतात, बसने येतात. आमची कंडिशन आम्हाला माहिती की आमचे वडील 17,000 कसं घर चालवतात. तर ही लाल परी एक तर तुम्ही उभी करा, नाही तर बंद करून टाका. राज्य शासन याचं विलीनीकरण का करत नाहीये? तो दर्शकों देखा आपने, ऐसा नहीं है कि शासन तक ये बात नहीं पहुंची है और इन्होंने कोई ऐसे अचानक से ये हड़ताल नहीं की है. इसकी पूर्व सूचना दी गई थी. अगर उसी वक्त इनसे बातचीत की जाती
इनकी समस्याओं को समझकर उसे दूर करने का प्रयास किया जाता तो ये हड़ताल क्यों करते। हर कोई इनके खिलाफ में बोल रहा है, मुझे कोई इनसे कोई ऐसा आर्थिक लेन देन नहीं हो रहा है कि मुझे ये कुछ देंगे और मैं आपको उनके लिए उनके समर्थन में खड़ा हूँ या उनके बारे में बहुत कुछ बोलूँ, ना ही मेरे परिवार से कोई उनसे जुड़ा है। लेकिन मैं एक इंसान हूँ, यहाँ पर जो दिल है उस दिल ने उनके दिल का दर्द महसूस किया है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि सिटी जंक्शन ये जो आपको बता रहा है, इसे सिर्फ ना आप समझे, एक दूसरे को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं इसमें क्या आप समर्थन करते हैं या नहीं। हर इंसान को इनसे जुड़ना होगा क्योंकि हर आम इंसान बस में सफ़र करता है। बस में सफ़र करने वाले हर इंसान को इससे जुड़ना चाहिए। अजरज की बात यह है साहब कि जब हमने कुछ यात्रियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। किस तरह का माहौल बना के रख दिया है। जैसे एक हाथी को बचपन से ही, उसके बालपन से ही एक बेड़ी पहना दी जाती है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वो चाहे तो बेड़ी को यूं चुटकियों में तोड़ सकता है, लेकिन उसे मानसिक गुलाम बना दिया जाता है। वो ये सोचता है कि मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, ये टूटता नहीं है, इसका मतलब ये टूटेगा ही नहीं, वो प्रयास करना छोड़ देता है। और उसी तरह की मानसिकता इन कर्मचारियों की है। इन्हें लगता है कि मुसीबत कभी खत्म ही नहीं होगी, ये कभी इसके बाहर आएगी ही नहीं, ये कर्ज के बोझ तले दबे ही रहेंगे, इनके बच्चे कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, किसी तरह पढ़ाई कर भी लेते हैं तो वही मानसिक तकलीफ में झेलते हैं। कई लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते इनसे, कहते हैं कि इन्हें वेतन कम है, तो क्या इन्होंने शादी भी नहीं करनी चाहिए। एक महिला ने यहाँ पर अपना दर्द व्यक्त किया है। कई महिलाएं निराश होकर अपने पतियों को छोड़कर गई है, तो क्या बाकी सबने भी छोड़ देना चाहिए। क्या 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 किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है प्रशासन ने इन्हें, कोई समझने वाला नहीं है। किसानों के लिए हजारों लोग खड़े हो जाते हैं और इनके समर्थन में कोई नहीं। आज कई सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि आम लोग भी अब इससे जुड़ने लगे हैं, उनका दर्द समझने लगे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। तो मैं दर्शकों आपसे भी निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर कि आप इनका समर्थन कीजिए, इनके दर्द को ना सिर्फ बांटिए और उसे साझा कीजिए, सबको बताइए कि ये किस पीड़ा से गुजर रहे हैं और इनकी पीड़ा सरकार तक तो हम भी पहुंचाएंगे, आप भी पहुंचाइए और कहिए कि इनका शासन में विलीनीकरण करे ताकि ये तो खुश रह सके और इनकी दुआएं आपको भी मिले और आप भी एक सुरक्षित सफ़र कर सकें, अपनी मंजिल को पहुंच सकें। लेकिन उसके लिए आपको भी इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने में प्रयास करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। बस इतना ही कहता हूं। सिटी जंक्शन के अगले एपिसोड्स में फिर से कुछ नया दर्द इनका, और भी कई कड़ियां हैं जो बाकी है, जो मैं अभी समय के अभाव में आपसे नहीं कह पा रहा हूं। बहुत सारा दर्द है साहब, ये तो सिर्फ कुछ किस्तें हैं, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये पिक्चर तभी ख़त्म होगा जब इनकी आंखों में दर्द के नहीं खुशियों के आंसू होंगे। देखते रहिए सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।